हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के चौथे भाग को इस पर डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब इसके माध्यम से हम आपको टोटल 200 एमसीक्यूज के रूप में जो प्रश्न हैं उनको प्रोवाइड कराएं। और यह 4 भाग में है और यह इस सीरीज का चौथा और अंतिम भाग है। और इसके तहत जो है हम इस संहिता के लगभग सभी प्रावधानों को कवर करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि जितने भी प्रोविज़न हैं इम्पोर्टेंट उन सभी को हम आपकी इस सीरीज में शामिल करें, जिससे आपकी सभी प्रकार की जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए और आप जो है इस एक्ट के जितने प्रश्न हैं, लगभग 10 प्रश्न पीसीएसजे की परीक्षा में पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो उन सभी प्रश्नों को आप हमारे इस वीडियो को सॉल्व करके आप जो है उस पर प्रश्नों को सही कर सकें। उसके साथ साथ इसके बारे में जो भी कन्फ्यूजन है वो सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो आप जो है चैनल को बने रहिए, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके 3 पार्ट को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि इस सभी जो सीरीज है चारों वीडियो की, इसको हमने शुरू किया है धारा 1 से और इसको लास्ट तक जो है हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के आगे जो प्रश्न है वो इम्पॉर्टेंट है और बनाए जा सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है कि भूमि का विनिमय के संबंध में जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो भूमि का विनिमय जो है अर्थात एक्सचेंज ऑफ लैंड के संदर्भ जो प्रावधान है वो धारा 167 के अंतर्गत दिया गया है। अब इसमें क्या है कि भूमि के जो स्वामी हैं अपने खातों को चकबंदे के प्रयोजनों के लिए या जो है खेती को और सुविधाजनक बनाने के लिए तो अपनी संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का जो है पारस्परिक करार के द्वारा विनिमय या एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसको कौन कर सकता है? तो जो भूमि के स्वामी हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि स्वामी के द्वारा कृषि को 3 वर्ष की किसी क्रमवर्ती कालावधि के दौरान पट्टा लगातार कितनी अवधि के लिए दिया जा सकता है। तो पट्टा के संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 168 के अंतर्गत दिया गया है। तो पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पट्टे के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 168 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जो पट्टा है वह 3 वर्ष की किसी क्रमवर्ती कालावधि के दौरान जो है एक बार में 1 वर्ष अर्थात लगातार अगर पूछता है तो लगातार 1 वर्ष के लिए दिया जा सकता है, लेकिन उसे जो है क्रम से 3 वर्ष तक के लिए ही दिया जा सकता है। नेक्स्ट है भूमि स्वामी नेक्स्ट है कि भूमि स्वामी जो कि धारा 168 खंड 2 के अंतर्गत आता है तो वह अपने खाते को पट्टे पर दे सकता है। तो धारा 168 के खंड 2 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि जो कि कुछ निःशक्तता अर्थात जो है कुछ स्पेशल कैटेगरी में आते हैं और वो जो है अपनी संपूर्ण भूमि को पट्टे पर दे सकते हैं। तो वो जो है ऐसी जो भूमि है वह कब तक के लिए या कितनी अवधि के लिए पट्टे पर दे सकते हैं। तो सामान्य नियम तो यह है कि कोई जो व्यक्ति है वह अपनी भूमि को एक बार में 1 वर्ष तक के लिए ही पट्टे पर दे सकता है, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि धारा 168 खंड 2 के तहत अगर कोई व्यक्ति आता है तो अपनी मृत्यु या निःशक्तता की समाप्ति होने के 1 वर्ष तक के लिए जो है अपनी भूमि को पट्टे पर दे सकता है। अब जो है देखेंगे कि धारा 102 के 68 खंड 2 के अंतर्गत कौन व्यक्ति हैं जो कि अपने संपूर्ण खाते का या उसके भाग का जो है पट्टा कर सकते हैं और वहां पर जो 1 वर्ष और 3 वर्ष का नियम है वह लागू नहीं होगा। तो इसमें है कोई विधवा स्त्री है, अविवाहिता स्त्री है, ऐसी विवाहित स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया है अर्थात वह परित्यक्ता है। इसके अलावा अवयस्क व्यक्ति है, शारीरिक मानसिक या वृद्धावस्था के कारण अगर कोई व्यक्ति निःशक्त हो गया है तो ऐसा व्यक्ति जो है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो कारावास में है और सिविल न्यायालय के जो है आदेश के अधीन वह जो है कारावास भोग रहा है, सशस्त्र बल की सेवा में अगर कोई व्यक्ति है, सार्वजनिक या धार्मिक कोई संस्था है और स्थानीय प्राधिकारी हैं, सहकारी सोसाइटी हैं। तो इतने प्रकार के अगर कोई व्यक्ति हैं तो यह अपना संपूर्ण खाता या उसका कोई भाग जो है उसको पट्टे पर दे सकते हैं और ऐसी स्थिति में वहां पर वह 1 वर्ष का जो रूल है वह लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई भूस्वामी अपने खाते में समाविष्ट भूमि को धारा 168 के उल्लंघन में किसी भी कालावधि के लिए पट्टे पर देता है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो 169 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो धारा 168 के नियमों का उल्लंघन करता है और अपनी भूमि को पट्टे पर देता है
तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को पट्टे पर वैसा भूमि जो दी जाती है, उस व्यक्ति को अर्थात उस पट्टेदार को उस भूमि में अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पहला विकल्प है यही सही होगा। इसके अलावा धारा 168 के खंड 6 को देखेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 168 के उल्लंघन करता है तो और वह दोषी पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो एसडीएम है अर्थात उपखंड अधिकारी हैं, तो वह क्या सजा दे सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को 25,000 से अनधिक अर्थात अधिकतम 25,000 रुपए तक की जो उस पर अर्थदंड भी अधिरोपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 168 के उल्लंघन का दो प्रभाव होगा। पहला प्रभाव तो यह होगा 169 के अंतर्गत, और दूसरा जो प्रभाव है वह धारा 168 के ही खंड 6 के अंतर्गत दिया गया है कि उसमें 25,000 रुपए तक का उस पर जुर्माना या अर्थदंड लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भूस्वामी अपने खाते की भूमि पर किसी व्यक्ति को खेती करने के लिए अनुज्ञात करता है जो कि श्रमिक नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए ऐसी भूमि पर कब्जा रखने के लिए अनुज्ञात करता है, तो ऐसे कब्जे की तारीख से 2 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद उस व्यक्ति को उस पर जो है अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 169 के अंतर्गत दिया गया है। अब इसमें जो है 169 में जो बताया गया है उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है वह अपनी भूमि को किसी व्यक्ति को खेती करने के लिए अनुज्ञात करता है अर्थात खेती करने के लिए देता है, और जिस व्यक्ति को देता है वह व्यक्ति क्या है, श्रमिक नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जो ऐसा जो दिया जाना है अर्थात तो ऐसी जो भूमि दी गई है वह पट्टा भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो व्यक्ति है जिसको भूमि दी गई है वह उस पर लगातार 2 वर्ष तक खेती करता है, और 2 वर्ष की कालावधि जो बीत जाती है तो उसके बाद भी उसको बेदखल नहीं किया जाता, तो वहां पर उसको जो है उस पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है धारा 165 खंड 6 के अधीन आदिम जनजाति क्षेत्र का जनजाति कृषि भूमि का अंतरण ऐसे व्यक्ति को कर देता है जो कि आदिम जनजाति का न हो, तो ऐसे अंतरण का क्या प्रभाव होगा या उसको अपास्त कौन करा सकता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर किसी अनुसूचित जनजाति के वर्ग की व्यक्ति की भूमि है और उस भूमि को जो है किसी गैर जनजाति को उसको ट्रांसफर कर दी जाती है, तो ऐसे अंतरण को, ऐसे ट्रांसफर को धारा 170 के तहत जो एसडीएम है या उपखंड अधिकारी हैं वह उसको कैंसिल कर सकते हैं या उसे अपास्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई भूस्वामी अपने खाते या उसके किसी भाग को कृषि के सिवाय अन्य प्रयोजन के लिए परिवर्तित करना चाहता है, तो वह धारा 172 के अंतर्गत आवेदन किसको करेगा। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है उसकी भूमि जो कृषि भूमि है और वह जो है कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए उसका यूज करना चाहता है, तो वहाँ पर उसके लिए आवेदन जो है वह सक्षम अधिकारी के समक्ष किया जाएगा, और जो सक्षम अधिकारी है वह 3 महीने के भीतर अर्थात आवेदन दिए जाने के 3 माह के भीतर जो है उस आवेदन को स्वीकार करेगा अर्थात उसको अनुमति देगा या ऐसी अनुमति देने से इनकार कर देगा। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 172 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है धारा 172 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के द्वारा आवेदन का निपटारा न करने पर मान लिया जाएगा कि उसने बिना शर्त अनुज्ञा दे दिया है। तो कितनी अवधि के बाद, अर्थात यहाँ पर यह है कि अगर कोई जो भूस्वामी है वह भूमि का जो परिवर्तन करना चाह रहा है, इसके लिए वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करता है और आवेदन का जो निपटारा है वह 3 मास में किया जाना चाहिए, लेकिन उसे 3 मास के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब आवेदन दिए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि जो बीत जाती है, तो यह मान लिया जाएगा कि वहां पर उसका निपटारा कर दिया गया, यह अपने आप मान लिया जाएगा कि उसका जो निपटारा है वह स्वतः कर दिया गया। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 172 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन है, यदि कोई भूमि है वह भूस्वामी के द्वारा बिना अनुज्ञा के अर्थात बिना अनुमति के या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भूस्वामी की सहमति से या सहमति के बिना उसको व्यपवर्तित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भूस्वामी के ऊपर जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कितनी सख्त या कितना दंड या कितना जुर्माना उस पर लगाया जा सकेगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 172 के खंड 4 के अंतर्गत दिया गया है।
172 के खंड 4 के अंतर्गत। तो 172 में जैसा कि प्रावधान है कि भूमि का जो परिवर्तन होगा वह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं ली गई है और भूमि का जो यूज है, यूज का जो उसको परिवर्तन कर दिया गया है, अर्थात उसके उद्देश्य में परिवर्तन कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो भूमि का स्वामी है उसके ऊपर जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा 10,000 रुपए से अनधिक अर्थात अधिकतम 10,000 रुपए तक का जो जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा। अब यह 10,000 जो है यह 2022 का जो संशोधन है इसके तहत जो है यह धनराशि बढ़ाई गई है और 2022 के संशोधन से पहले यह जो धनराशि थी वह 1,000 रुपए थी। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न एक तरह से पूछा जा सकता है कि जो है यह जो धनराशि है वह 2022 से पहले 1,000 थी और अब जो 2022 के संशोधन के बाद 10,000 रुपए हो गई है। नेक्स्ट है सही सुमेलित युग्म इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला है इसमें भूमि का व्यपवर्तन, इसके बारे में प्रावधान 172 में है। भूमि का त्यजन, तो त्यागने के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 173 के अंतर्गत दिया गया है। और खाते का परित्याग के बारे में जो प्रावधान है वह 176 के अंतर्गत दिया गया है। और खाते का जो विभाजन है, विभाजन के संबंध में जो प्रावधान है वह धारा 177 में नहीं है बल्कि यह 178 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है परित्याग के लिए इसमें से कौन सी बातें आवश्यक हैं। तो परित्याग के बारे में जो प्रावधान है इसके बारे में यह 176 के अंतर्गत दिया गया है। तो परित्याग के लिए कुछ बातों का, कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, तभी कोई भूमि जो है वह परित्यक्त मानी जाएगी। तो परित्यक्त तब मानी जाती है जबकि उस पर 2 साल से खेती नहीं की जा रही है, भू राजस्व का जो भुगतान है वह नहीं किया जा रहा है और जो भूस्वामी है वह जिस गांव में रहता था, जहां पर खाता स्थित था, वह उस गांव को छोड़कर चला गया है। तो ऐसी स्थिति में इसको परित्यक्त भूमि माना जा सकता है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाएगी, तो वह तहसीलदार के द्वारा इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि ऐसी जो भूमि है वह खातेदार के द्वारा या भूस्वामी के द्वारा परित्याग कर दी गई है। और जो तहसीलदार है वह उस भूमि का कब्जा ले सकता है, तहसीलदार उस पर कब्जा ले सकता है। इसके साथ साथ जो है वह उस भूमि को एक बार में एक कृषि वर्ष के लिए पट्टे पर दे सकता है। तो यहाँ पर ये सब बातें को ध्यान में रखना आवश्यक है कि अगर कोई परित्यक्त भूमि है अर्थात कोई अनयूज्ड भूमि है तो तहसीलदार उस पर कब्जा ले सकता है। कब्जा लेने के बाद उसे एक बार में एक कृषि वर्ष, यहाँ पर एक वर्ष नहीं होगा बल्कि एक कृषि वर्ष के लिए उसको कब्जे पट्टे पर भी उठाया जा सकता है। तो किसके द्वारा, तो ऐसा जो है तहसीलदार के द्वारा किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अपने अधिकारों को त्यागने की सूचना तहसीलदार को कृषि वर्ष प्रारंभ होने की तिथि से कितने दिन पहले देनी होती है। तो अगर कोई खातेदार है जो कि अपने भूमि पर से अपने अधिकारों को त्यागना चाहता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे त्यागने की जो सूचना है वह तहसीलदार को दी जाएगी। और तहसीलदार को कब दी जाएगी, तो कृषि वर्ष प्रारंभ होने की तिथि से 30 दिन पहले जो है उसको ऐसी सूचना दी जाएगी। इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 173 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है परित्याग की भूमि के लिए वैध व्यक्ति द्वारा कितने समय तक तहसीलदार को आवेदन किया जा सकता है। तो परित्याग के लिए किसी भूमि के संदर्भ में जो आवेदन है वह किया जाता है 3 वर्ष तक के लिए, अर्थात उसे 3 वर्ष तक की अवधि के भीतर जो है अगर वह भूमि परित्यक्त है और उस पर तहसीलदार के द्वारा कब्जा कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में जो उसका जो भूस्वामी है वह ऐसी परित्याग की तारीख से 3 वर्ष के भीतर जो है वह तहसीलदार को आवेदन कर सकता है कि वह जो भूमि है उसको वापस कर दी जाए। नेक्स्ट है यदि कोई भूस्वामी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 176 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा कब्जा की गई भूमि को वापस लेना चाहता है तो उसे आवेदन देना होगा। तो उसको जो है आवेदन कब देना होगा, कितने अवधि के अंदर देना होगा, तो वही जो प्रश्न है फिर से है कि अगर कोई जो भूमि है उसका परित्याग कर दिया गया है तो और जो है ऐसी स्थिति में तहसीलदार के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है और जो जिस व्यक्ति के द्वारा उस भूमि को परित्याग किया गया है वह उस भूमि को वापस पाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसको आगामी कृषि वर्ष प्रारंभ होने के 3 वर्ष के अंदर जो है तहसीलदार को उसके लिए आवेदन करना होगा। इसके बारे में जो प्रावधान है वह जो है धारा 176 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है।
नेक्स्ट है संहिता के किस धारा में बंटवारे के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो बंटवारे के बारे में जो प्रावधान है वह जो है कहाँ किया गया है, तो धारा 178 के अंतर्गत दिया गया है। अब इसमें जो है खाते के विभाजन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो बंटवारे या विभाजन के लिए जो आवेदन होगा वह तहसीलदार को ऐसा आवेदन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाता विभाजन हेतु प्राप्त आवेदनों का निस्तारण। तो इसके संदर्भ में जो प्रक्रिया बताई गई है, तो यह पूछा गया है कि यह प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत बताई गई है। तो यह धारा 178 खंड 178 ख के अंतर्गत अर्थात 178 बी के अंतर्गत दी गई है। और इस जो धारा है इसको 2022 में इसको अंतःस्थापित किया गया है। नेक्स्ट है किसी खाते में वृक्षों पर आधिपत्य किसका होगा। तो किसी खाते में जो वृक्ष हैं उस पर जो आधिपत्य होगा वह भूस्वामी का होगा। और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 179 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासकीय पट्टेधारी अर्थात शासकीय पट्टेदार को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो इसकी परिभाषा जो है धारा 181 के अंतर्गत दी गई है। और जो है इसमें बताया गया है कि शासकीय भूमि का पट्टा किसके द्वारा दिया जा सकता है। तो वह जो पट्टा है वह कलेक्टर के द्वारा दिया जा सकेगा। अगर कोई शासकीय भूमि है अर्थात सरकारी भूमि है तो उसका जो पट्टा है वह कलेक्टर के द्वारा दिया जा सकेगा। है शासकीय पट्टेधारी अर्थात शासकीय पट्टेदार या सरकारी पट्टेदार से कहते हैं। सरकारी पट्टेदार को यहाँ पर पूछा गया क्या प्राप्त है, तो उसे भूमि को धारित करते समय अनुदान में लिखने का या लिखे का अधिकार प्राप्त है। इसके बारे में जो प्रावधान धारा 182 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है सेवा भूमि का उल्लेख जो है यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो सेवा भूमि का उल्लेख जो है धारा 183 के अंतर्गत दिया गया है, धारा 183 में। नेक्स्ट है धारा 183 के अंतर्गत ग्राम सेवक सेवा भूमि को उप पट्टे पर उठा सकता है। तो यह भी ध्यान में रखना है कि कोई सेवा भूमि है उसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 183 के अंतर्गत दिया गया है। और कोई सेवा भूमि है तो उसको जो है कि पट्टे पर कौन उठा सकता है या उप पट्टे पर कौन उठा सकता है, तो उसे ग्राम सेवक के द्वारा उठाया जा सकता है। और उसे 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए उसको उठाया जा सकता है। अर्थात अधिकतम 1 वर्ष के लिए जो है ग्राम सेवक के द्वारा उस भूमि को पट्टे पर दिया जाता है। अगर इससे अधिक अवधि के लिए अगर पट्टे पर दिया जाता है तो ऐसा जो पट्टा होगा वह शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ भूमि किसकी होगी। तो जलोढ़ भूमि किसकी होगी इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 203 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि जलोढ़ भूमि पर जो है वह राज्य सरकार का आधिपत्य होगा। अर्थात जो जलोढ़ भूमि होगी वह राज्य सरकार के अंतर्गत निहित होगी। और जो जलोढ़ भूमि के संदर्भ में प्रावधान है वह 2 धाराओं में अध्याय 15 के अंतर्गत दिया गया है। और अध्याय 15 के अंतर्गत 2 धाराएं हैं, धारा 203 और 204। और इसके संदर्भ में एक बात और महत्वपूर्ण है कि अगर जलोढ़ भूमि के संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे जो विवाद का निस्तारण होगा वह एसडीएम के द्वारा किया जाएगा। अर्थात जो उपखंड अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ऐसे जो विवाद का जो है निस्तारण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ भूमि का स्वामी तट से लगी हुई भूमि का उपयोग बिना राजस्व दिए करने का हकदार है। तो किस सीमा तक की जो भूमि है उस पर जो है बिना राजस्व का भुगतान किए कोई जो भूस्वामी है उसका उपयोग कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई भूमि है एक और इससे जो है जलोढ़ भूमि इससे विस्तृत हो जाती है तो वह अधिकतम 1 एकड़ तक अर्थात 1 एकड़ से कम की अगर कोई भूमि है या 1 एकड़ तक है तो उस पर जो है बिना राजस्व दिए ही उसका जो भूस्वामी है उसको यूज कर सकता है। लेकिन अगर वह 1 एकड़ से अधिक होती है तो उस पर भू राजस्व का दिया जाना अनिवार्य होगा। और भू राजस्व की जो अधिकतम दर कितनी होगी तो इसको भी जो है धारा 203 के खंड 3 के अंतर्गत खंड 2 के अंतर्गत ही बताया गया है कि वह जो है अधिकतम कितनी होगी। तो उचित निर्धारण के अधिकतम 20 गुना तक जो है वह कुल प्रीमियम उसका भू राजस्व का लिया जा सकेगा। तो इसके बारे में इन 2 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है धारा 203 के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खातों की चकबंदी की परिभाषा। खातों की चकबंदी की जो परिभाषा है यहाँ पर पूछा गया है कि किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो यह परिभाषा धारा 205 के अंतर्गत दी गई है। और चकबंदी के संदर्भ में जो प्रावधान है वह अध्याय
अध्याय 16 के अंतर्गत दिया गया है। तो अध्याय भी पूछा जा सकता है और धारा भी पूछी जा सकती है। तो अगर धारा 205 को देखते हैं तो यहाँ पर दो परिभाषाएं दी गई हैं, एक तो खातों की चकबंदी की और दूसरी जो परिभाषा है वह है चकबंदी अधिकारी की। तो अब हम खातों की चकबंदी किसे कहते हैं इसको अगर देखेंगे तो इसमें जो परिभाषा दी गई है 205 के खंड 1 में, उससे में जो है यह बताया गया है कि खातों की चकबंदी से अभिप्राय है कि किसी गांव की समस्त या किसी भूमि का ऐसा पुनर्वितरण जिससे खेती की सुविधा के लिए जो है किसानों को या भूस्वामियों को भूखंड जो है फिर से आवंटित किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि खातों का पुनर्वितरण इस आधार पर किया जाता है ताकि जो भूस्वामी हो उनको जो है उसमें खेती करने में आसानी हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है चकबंदी की जाती है। अब चकबंदी अधिकारी की जो परिभाषा खंड 2 के अंतर्गत दी गई है तो इसमें यह बताया गया है कि चकबंदी अधिकारी से ऐसा अधिकारी अप्रेत है जो कि तहसीलदार की पद की श्रेणी से अनिम्न हो, अर्थात जो तहसीलदार स्तर का अधिकारी है वह जो है चकबंदी अधिकारी उसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबंदी के संबंध में आवेदन समस्त ग्रामवासियों की ओर से आवेदन समझा जाएगा और जब ग्राम के, उसके बाद डैश है कि भूस्वामी अपने खातों की चकबंदी के लिए आवेदन करें या सहमत होते हुए आवेदन करें तो वहां पर चकबंदी की जाएगी। तो ऐसी जो आवेदन है यह कितने सदस्यों के द्वारा किया जाएगा या कितने ग्रामवासियों के द्वारा ऐसा आवेदन किया जाता है। तो इसको देखेंगे तो इसके संदर्भ जो प्रावधान है धारा 206 के अंतर्गत और खंड 3 में दिया गया है। तो धारा 206 के खंड 3 को जब देखते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि यदि किसी गांव के 2/3 भूस्वामी अपने खातों की चकबंदी के लिए आवेदन करते हैं, कितने, कुल जो भूस्वामी हैं उनका 2/3, तो अगर ऐसे जो है भूस्वामी आवेदन करते हैं तो वहां पर जो है चकबंदी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और यह मान लिया जाएगा कि वह जो पूरा गांव है वह चकबंदी के लिए सहमत होगा। तो न्यूनतम संख्या उनकी कितनी होनी चाहिए, तो कुल भूस्वामियों के 2/3 होनी चाहिए। और इसी के साथ जो है यहाँ पर खंड 4 जो है दो उसको भी देखना आवश्यक है इसी धारा के साथ कि जो खातों की चकबंदी की स्कीम है या उसकी योजना है उसकी पुष्टि हो जाने पर वहाँ के जितने जो भूधारक होते हैं या जो जितने आवेदक होते हैं वह माने जाएंगे कि वे सभी सहमत हैं। अगर 2/3 भूधारक जो है वह चकबंदी के लिए आवेदन करते हैं और ऐसा आवेदन जो है वह स्वीकार कर लिया जाता है और उस एरिया में चकबंदी की योजना लागू कर दी जाती है तो वहां पर यह माना जाएगा कि समस्त जो भूमिवासी हैं या समस्त जो उस गांव के भूधारक हैं, भूस्वामी हैं, वह उस स्कीम से, उस योजना से सहमत हैं और उन्होंने उसको पुष्ट किया है। नेक्स्ट है, संहिता की धारा 210 के अधीन कलेक्टर स्कीम की पुष्टि का आदेश देता है। तो कैसी स्कीम, तो चकबंदी के लिए अगर कोई योजना तैयार की जाती है या चकबंदी के लिए जब कोई स्कीम तैयार की जाती है तो ऐसी स्कीम जो है किसके द्वारा तैयार की जाएगी, तो इसके बारे में जो प्रावधान है 209 के अंतर्गत दिया गया है। इसको ध्यान में रखना आवश्यक है कि धारा 209 के तहत जो चकबंदी के लिए कोई योजना तैयार की जाएगी तो वह किसके द्वारा तैयार की जाएगी, तो वह चकबंदी अधिकारी के द्वारा तैयार की जाती है। यह बात 209 के अंतर्गत बताई गई है। और 210 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब 210 के अधीन कलेक्टर जो है स्कीम की पुष्टि का आदेश देता है और उस पुष्टि के विरुद्ध अगर वहां पर कौन सा कार्य किया जाएगा, तो अगर इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई चकबंदी की योजना तैयार होती है तो वह योजना तैयार होती है चकबंदी अधिकारी के द्वारा, तो उसके बाद ऐसी जो योजना है उसको पुष्ट किया जाएगा कलेक्टर के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति जो कलेक्टर के द्वारा इस पुष्टि से असंतुष्ट है तो वह आगे क्या कार्यवाही करेगा, तो आगे वह जो है पुनरीक्षण के लिए आवेदन करेगा किसके समक्ष, तो आयुक्त जो भूलेख जो हैं अर्थात कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड के पास वह जो है इस बात के लिए पुनरीक्षण या रिवीजन फाइल करेगा। तो किस धारा के तहत, तो यह धारा 210 के तहत ऐसा रिवीजन फाइल किया जाता है। और एक बात और इसमें ध्यान है में रखना आवश्यक है कि जब आयुक्त भू अभिलेख के द्वारा इसका जो है विनिश्चित कर दिया जाता है तो ऐसा उसका जो आदेश होगा या उसका जो विनिश्चय होगा वह अंतिम होगा, इसके खिलाफ कोई जो है वहां पर कोई अपील नहीं होगी। तो किसके द्वारा, यह आयुक्त भू अभिलेख के द्वारा। नेक्स्ट है, खातों की चकबंदी की किसी योजना को प्रभावित करने के आशय से अगर कोई खाते का अंतरण कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस अंतरण के लिए क्या यहाँ पर आवश्यक नहीं है,
तो वहां पर उसको लिखित होना आवश्यक नहीं है और उसको पंजीकृत होना भी आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से सी वाला विकल्प है सही है कि उसको लिखित और पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 214 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीम कार्यान्वित करने के खर्चे किससे वसूल किए जाएंगे? तो अगर चकबंदी के लिए आवेदन किया जाता है और उस चकबंदी को जो है वहां पर स्वीकार कर लिया जाता है और चकबंदी की कार्यवाही जो है प्रारंभ कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में धारा 215 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब चकबंदी के जो खर्चे हैं उस चकबंदी को कार्यान्वित करने में, तो उस खर्चे को वसूल करने का जो अधिकार होगा वह खाते के स्वामियों से किसके द्वारा वसूल किया जाएगा? तो चकबंदी अधिकारी के द्वारा उस खाते के स्वामियों से जो है उसको वसूल किया जाएगा, जो कि चकबंदी की योजना के द्वारा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, पटेलों की नियुक्ति कौन करता है? तो पटेलों की नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 222 के अंतर्गत दिया गया है, 222 के अंतर्गत। और यह नियुक्ति किसके द्वारा होगी? तो यह जो है कलेक्टर के द्वारा नियुक्ति इसकी होती है। और इसी के साथ साथ अब इसको इसके पद से हटाएगा कौन? तो इसके संदर्भ में भी अगर प्रावधान देखेंगे इसी के साथ 226 के अंतर्गत दिया गया है कि पटेलों की जो नियुक्ति है और उसको उनके पद से हटाने का जो प्रावधान है वह जो है कलेक्टर के द्वारा ही किया जा सकता है। तो नियुक्ति जो है 222 के तहत और उसको पद से हटाने का प्रावधान 226 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, पटेलों के कर्तव्य किस धारा में दिए गए हैं? तो जो पटेल होते हैं तो उनके कर्तव्य क्या हैं, वो उसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 224 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो इसमें उसके विस्तृत कर्तव्य बताए गए हैं कि वो कौन कौन से कार्य हैं जिनका निष्पादन जो है वह पटेलों के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, कोई पटेल उसे सौंपे गए किसी कर्तव्य का पालन करने में उपेक्षा करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। तो उसको जो है कितने दंड से दंडित किया जाएगा? तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 227 के अंतर्गत दिया गया है। 227 में उसके ऊपर जो दंड लगाया जाएगा उसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है। और यह दंड जो है कितना होगा? तो 1000 रुपए तक का हो सकता है। तो वह जुर्माने के रूप में उस पर दंड लगाया जाएगा। और यह जो है किसके द्वारा लगाया जाएगा अगर ऐसा पूछा जाता है? तो ऐसा जो दंड है वह तहसीलदार के द्वारा लगाया जाता है। तहसीलदार के द्वारा ऐसा दंड उसके ऊपर आरोपित किया जाता है। नेक्स्ट है, निस्तार पत्रक कौन तैयार करता है? तो निस्तार पत्रक के बारे में जो प्रावधान है यह जो है धारा 234 के अंतर्गत जो है दिया गया है। तो निस्तार पत्रक इसे जो है उपखंड अधिकारी अर्थात एसडीएम के द्वारा इसे तैयार किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उपखंड अधिकारी जो है जब इसको तैयार करता है तब इसका जो है गांव में प्रकाशन भी किया जाएगा। तो ये दो बातें आवश्यक होती हैं कि इसका जो निस्तार पत्रक है इसे तैयार करता है उपखंड अधिकारी, और इसको तैयार करने के बाद इसका गांव में प्रकाशन किया जाएगा, जिसके संदर्भ में जो है निस्तार पत्रक जो है तैयार किया गया है। अब 234 को देखते हैं जिसके तहत जो है इसका तैयार किया जाता है 234। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि उपखंड अधिकारी जो है इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए निस्तार पत्रक तैयार करेगा। अब जब निस्तार पत्रक तैयार करता है तो उसमें क्या क्या बातें होंगी? तो इसमें होगी कि किसी गांव में की जो समस्त दखल रहित भूमि है और उसके जो प्रबंधन की क्या योजना होगी तथा उससे अनुसंगिक समस्त और विषय और उसमें विशिष्टियां जो है उसमें शामिल होंगी उसकी जो निस्तार पत्रक है इसमें। और खंड 2 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब ऐसा निस्तार पत्रक तैयार किया जाता है तो उसको जो है गांव में और गांव सभा में जो है उसको प्रकाशित किया जाएगा और गांव सभा की इच्छाओं को विहित रीत में अनिश्चित करने के बाद जो है उसे उपखंड अधिकारी के द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। नेक्स्ट है, निस्तार पत्रक में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो निस्तार पत्रक जो है वो 234 के तहत जो तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर संशोधन की बात की पूछी गई है। तो ऐसा जो संशोधन है वह कलेक्टर की अनुमति से उपखंड अधिकारी के द्वारा जो है ऐसा संशोधन किया जा सकता है। अब इसके बारे में जो प्रावधान है वह 234 के खंड 4 के अंतर्गत दिया गया है। अब संशोधन अगर होता है तो वह कैसे होगा? तो इसको भी देखना आवश्यक है। तो उपखंड अधिकारी के द्वारा कलेक्टर की पूर्व अनुमति से जब निस्तार पत्रक में संशोधन किया जाता है तो ऐसा जो संशोधन है वह ग्राम सभा के द्वारा पारित संकल्प पर किया जाएगा।
अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि गांव सभा के द्वारा जब पारित संकल्प होता है तो उसी संकल्प के आधार पर वहां पर उपखंड अधिकारी के द्वारा कलेक्टर की जो है अनुमति से उसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए दखल रहित भूमि को धारा 237 के प्रयोजनों के लिए पृथक रख सकता है। तो यह जो है कौन पृथक रख सकता है, तो धारा 237 को देखेंगे तो निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए जब भूमि का पृथक किया जाना, और यह किसके द्वारा किया जा सकता है, तो यह जो है कलेक्टर के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है निस्तार पत्रक से संबंधित विषयों का उल्लेख जो है यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो निस्तार पत्रक से संबंधित जो विषय हैं उनके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 235 के अंतर्गत दिया गया है, धारा 235 के अंतर्गत। और इसमें यह बताया गया है यदि गांव की भूमि बंजर भूमि जो है वह अपर्याप्त है तो लोकहित में पड़ोसी ग्राम पशु चराने के पर जो है पशु चराने का आदेश कौन दे सकेगा। तो इसका तात्पर्य है कि अगर कोई गांव है और यहाँ पर कोई बंजर भूमि अपर्याप्त है जिसमें पशुओं को चराया जाए, तो ऐसी स्थिति में पड़ोसी जो गांव है वह बड़ा गांव है या वहां पर अधिक भूमि है, तो ऐसी भूमि पर पशुओं को चराने का जो आदेश है वह कलेक्टर के द्वारा दिया जा सकता है। और कलेक्टर के द्वारा ऐसा आदेश जो है वह धारा 238 के तहत दिया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार कतिपय वृक्षों को काटने पर रोक लगा सकती है। तो राज्य सरकार जो है वह कौन कौन से वृक्ष हैं जिनको काटने से रोक लगा सकती है, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 240 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है सरकारी वनों से इमारती लकड़ी काटने पर ऐसे व्यक्ति को दंडित कौन कर सकता है। तो एक तो बात हो गई कि वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध जिसके बारे में प्रावधान 240 के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सरकारी वनों से जो इमारती लकड़ी है उनकी चोरी या उनको काटने के संदर्भ में दंड का प्रावधान किया गया है। तो ऐसा जो दंड है वह उपखंड अधिकारी राजस्व के द्वारा दिया जा सकता है। इसके बारे में प्रावधान 241 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 241 का जो खंड 4 है इसी में यह बताया गया है कि ऐसे जो उपखंड अधिकारी राजस्व अर्थात सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू के द्वारा ऐसा जो दंड दिया जाएगा, और दंड कितना होगा तो वह 25,000 रुपये तक का उसको जुर्माने का उस पर दंड दिया जा सकता है। तो यह 25,000 रुपये जो है यह वर्ष 2011 में इसको प्रतिस्थापित किया गया था। इसके पहले जो है दंड का जो इससे कम रहा होगा, लेकिन 2011 में यह जो सजा है या जुर्माने की धनराशि है यह 25,000 रुपये की गई है। नेक्स्ट है आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र अपर्याप्त होने पर गांव की दखल रहित भूमि को आबादी क्षेत्र के लिए आरक्षित करेगा। तो अगर कोई आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र जो है अपर्याप्त है तो ऐसी स्थिति में गांव की जो दखल रहित भूमि है तो उसको जो है आबादी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया जा सकता है। तो किस तरह से किया जा सकता है, तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 243 के अंतर्गत दिया गया है। और ऐसा जो आरक्षित किया जाएगा वह कलेक्टर के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है आबादी भूमि धारण करने वाला या अर्जित करने वाला उस भूमि का किस प्रकार का स्वामी होगा। तो अगर कोई व्यक्ति है वह आबादी की कोई भूमि धारण करता है या उसको अर्जित करता है तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 246 के अंतर्गत दिया गया है। तो 246 में यह बताया गया है कि प्रत्येक ऐसा जो व्यक्ति है जो कि इस संहिता के अधीन जो कोई भूमि को धारण करता है तो वह उस भूमि का क्या होगा, भूस्वामी होगा। इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है, कहीं कहीं सरकारी पट्टेदार से इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर 246 के तहत जो है इसको पूछा जाता है कि आबादी भूमि को धारण करने वाला या उसको अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति है तो उस भूमि का क्या कहलाएगा, तो उस भूमि का जो है वो भूस्वामी कहलाएगा। धारा 246 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि 246 को वर्ष 2022 में पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अगर खनिज निकालता है तो वहां पर कलेक्टर के लिखित आदेश पर सस्ती का भुगतान करने हेतु दायी होगा। तो उसको जो है अधिकतम कितनी सस्ती या कितना जो उसको दंड दिया जाएगा, इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 247 के अंतर्गत दिया गया है। और 247 में अगर खंड 7 को देखेंगे, 247 का खंड 7, तो इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी खान या खदान से जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है तो उस खनिज को निकालेगा या हटाएगा तो ऐसी स्थिति में सजा देने का जो हक है वह
सक्षम है वह कलेक्टर होंगे और वह सजा कितना दे सकते हैं, तो वह बाजार मूल्य के दोगुने हिसाब से, अर्थात बाजार मूल्य का 2 गुना की जो है उसको, जितना खनिज निकाला गया है उसका जो बाजार मूल्य होगा उसका जो है 2 गुना से अनधिक, अर्थात अधिकतम 2 गुना तक का जो है सस्ती उस पर आरोपित कर सकते हैं। लेकिन इसी खंड के अंतर्गत एक परंतुक दिया गया है और इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि यदि इस प्रकार संगठित की गई धनराशि वह 25,000 रुपए से कम हो तो कलेक्टर ऐसी उच्चतर राशि की सस्ती अधिरोपित कर सकेगा जो 25,000 रुपए से अधिक नहीं है। तो यहाँ पर 2 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है कि अगर कोई व्यक्ति है वह विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना सरकारी भूमि से कोई खान या खनिज को निकालता है अवैध तरीके से, तो उसको आदेश दिया जा सकता है कलेक्टर के, दंड दिया जा सकता है कलेक्टर के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात है कि उसको अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है, तो जितने मूल्य का वह खनिज निकाला है उतने मूल्य के दोगुने से अधिक नहीं का, अर्थात अधिकतम दोगुने जो है मूल्य का उस पर सस्ती लगाई जा सकती है। लेकिन धारा 247 खंड 7 के परंतुक के अंतर्गत ही दिया गया है कि वह जो धनराशि होगी वह अधिकतम 25,000 रुपए होगी। तो इसका तात्पर्य यहाँ यह है कि 2 गुना या अधिकतम 25,000 जो भी इसमें से अधिक हो, इतना जो है दंड उसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, अपराधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लेने पर धारा 248 के अंतर्गत तहसीलदार सस्ती आरोपित कर सकता है। तो 248 के तहत तहसीलदार जो है अपराधिकृत रूप से अगर कोई व्यक्ति भूमि पर कब्जा कर लेता है तो उसको सजा दे सकता है। तो सजा कितने तक का दे सकता है, तो यह जो है अधिकतम पूछा गया है, तो वह 25,000 रुपए तक का वहां पर सजा दे सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 248 के अंतर्गत बेदखली के आदेश के 7 दिन के भीतर कब्जा अगर नहीं छोड़ा जाता है तो वहां पर एसडीएम जो है या उपखंड अधिकारी उसे सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि कितनी अवधि तक के लिए उसको सिविल कारागार में भेजा जा सकता है। तो 248 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, तो उसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई अपराधिकृत रूप से व्यक्ति के द्वारा किसी भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है और एसडीएम के तहसीलदार के द्वारा उस पर 25,000 रुपए से अधिक की जो धनराशि का जुर्माना आरोपित किया जाता है, उसके बावजूद वह जो है उस पर अपना कब्जा चालू रखता है और जो है आदेश की तारीख से 7 दिन के भीतर वो अपना कब्जा नहीं छोड़ता है, तो ऐसी स्थिति में धारा 248 खंड 2A के तहत जो है वहां पर एसडीएम के द्वारा उसको बेदखली का आदेश दिया जाएगा। तो प्रथम बेदखली अगर का आदेश अगर दिया जाता है तो वह बेदखल नहीं होता है, तो 7 दिन के अंदर अगर बेदखल नहीं होता है तो उसको 15 दिन के लिए जो है उसको सिविल कारावास में भेजा जा सकता है। और अगर उसके बावजूद वह नहीं बेदखल होता है, अर्थात पहला आदेश उसको बेदखली का दिया गया और वह उस पर अपना कब्जा नहीं छोड़ता है, तो एसडीएम के द्वारा उसको 15 दिन के लिए कारावास में डाला जा सकता है और फिर से उसको दोबारा बेदखल होने के लिए आदेश दिया जाता है और उसके बावजूद वह बेदखल नहीं होता है, तो दूसरी बार भी अगर ऐसा वह उपेक्षा करता है या उल्लंघन करता है तो उसको जो है 3 मास के लिए उसको सिविल कारागार में डाला जा सकता है। तो यहाँ पर जो है 2 बातें हैं, चूंकि 3 मास इस विकल्प में कहीं दिया नहीं गया है और यह पूछा गया है कि उसे सिविल कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है, तो प्रथम बेदखली की स्थिति में 15 दिन और द्वितीय बेदखली की स्थिति में 3 महीने तक का उसको सिविल कारागार में डाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित रूप से कब्जा धारित करने वाले व्यक्ति को बेदखली के आदेश के साथ प्रतिकर भी देने का आदेश जो है दे सकता है। तो वह आदेश जो है कितना जो है दिया जा सकता है, तो इसके बारे में जो प्रावधान है 250 के अंतर्गत दिया गया है। और 250 में क्या बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से बेकब्जा कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो भूस्वामी है जिसको अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया था उसको फिर से उसको कब्जा दिलाया जाएगा। तो इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 250 के अंतर्गत दिया गया है। और 250 का जो खंड 6 है इसमें यह बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है तो तहसीलदार के द्वारा उसको फिर से कब्जा दिलाया जाएगा, तहसीलदार के द्वारा उसको फिर से कब्जा दिलाया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर जिस व्यक्ति ने अवैध रूप से उस पर कब्जा किया था उसके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। तो कितना लगाया जाएगा, 1,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से उस पर जुर्माना भी
लगाया जा सकता है और ऐसा जो जुर्माना है वह किसको देय होगा, तो उसका जो ओरिजिनल भूस्वामी है जिसको बेकब्जा किया गया था उसी को ऐसा जो जुर्माना है वह दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 250 के अधीन कब्जा वापस न दिए जाने पर गिरफ्तारी एवं सिविल कारागार में परिरुद्ध का प्रावधान किया गया है। तो ऐसा जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो यह प्रावधान जो है धारा 250 के अंतर्गत किया गया है। अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को जो कि धारा 250 के तहत अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है, तो जिस व्यक्ति ने अवैध रूप से ऐसा कब्जा किया है उसको आदेश दिया जाएगा कि वह उस कब्जे को छोड़ दे। अगर ऐसा आदेश दिए जाने के बावजूद वह जो है कब्जा नहीं छोड़ता है, तो ऐसी स्थिति में जो एसडीएम है अर्थात उपखंड अधिकारी हैं, तो उस अवैध कब्जाधारी को सिविल कारागार में परिरुद्ध करने के लिए वहां पर आदेश दे सकते हैं। तो ऐसी जो गिरफ्तारी की जाएगी उसको सिविल कारागार में भेजा जाएगा। तो उसको जो है प्रथम बार अगर आदेश दिया जाता है तो 15 दिन के लिए उसको सिविल कारागार में भेजा जाएगा। लेकिन अगर वह जो है वापस नहीं देता है और पश्चातवर्ती आदेश दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको 3 मास तक के लिए जो है सिविल कारागार में डाला जा सकेगा। नेक्स्ट है, भूमि के आवंटिति के पक्ष में भूमि खाली न करना अपराध होगा। तो यह जो है अपराध किस धारा के अंतर्गत होगा, तो यह धारा 250 ख के अंतर्गत ऐसा अपराध होगा। नेक्स्ट है, तालाब राज्य सरकार में निहित होगा। तो ऐसा जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, तो धारा 251 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो तालाब होंगे वह राज्य सरकार में निहित होंगे। नेक्स्ट है, समस्त तालाब किसमें निहित होगा। तो सभी तालाब जो है जैसा कि अभी हमने देखा है कि धारा 251 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जो सभी तालाब होंगे वह जो है राज्य सरकार में निहित होंगे। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति जो अध्याय 18 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा या वह उत्तरदायी होगा, तो किस दंड के लिए। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 253 के अंतर्गत किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जो अध्याय 18 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह 253 के तहत 25,000 रुपए से अनधिक अर्थात अधिकतम 25,000 रुपए तक की सख्ती के लिए उत्तरदायी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने इस संहिता के अर्थात छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के 200 एमसीक्यूज के माध्यम से इस पूरी संहिता को कवर करने का प्रयास किया है। और यह जो वीडियो होगा वह छत्तीसगढ़ की पीसीएसए की परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल करें और यह जो है पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर जो है आपका कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसमें हमने वर्ष 2022 तक के जो संशोधन हैं उन सभी संशोधनों को शामिल करते हुए उसको यथास्थान सभी प्रश्नों को सभी प्रावधानों को आपको हमने प्रोवाइड कराया है। और आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसके बारे में और भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें और इसके संदर्भ में और भी अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे इसके संदर्भ में और जो छत्तीसगढ़ या अन्य राज्य की परीक्षा है उससे संबंधित और भी जो वीडियो है उसको पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।